तो गाइस अगर आप भी DU SOL NCBI में रेगुलर के स्टूडेंट हैं और आपके पास सब्जेक्ट है BBA FIA एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? सबसे पहले मैं बता दूँ, इस वीडियो में कराऊंगा न्यूमेरिकल इसके, ठीक है। इसके जो थ्योरी पार्ट है वो मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो पहले इस वीडियो को देख लो, फिर इसको देख लेना। अगर आपने देख लिया है तो आप इसको देख ही सकते हो, ठीक है। और भाई वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों, पहले मैं बता देता हूँ भाई, क्योंकि इस जो सब्जेक्ट आपने ले लिया है ना, इसके बारे में इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका कैसा एग्जाम होता है, क्या एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना कोई यूट्यूब पे इस पर बता रहा है, क्या वीडियो कुछ डालता हो कि भाई यूट्यूब पे कुछ बताया होगा, प्रीवियस ईयर डाला हो, कुछ नहीं है। इसके बारे में आपको एक वीडियो भी नहीं मिलेगी जो इसके ऊपर डेडिकेटेडली बनाई हो, ठीक है। मेरे को लग रहा है पहली वीडियो मेरी ही है इसके ऊपर, ठीक है। हम वैसे पढ़ाऊंगा कैसे, क्योंकि भाई ना मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई प्रीवियस ईयर पेपर मिला नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला कहीं से। मैंने काफ़ी जगह सर्च कर लिया, काफ़ी लोगों से पता कर लिया, मेरे को तो यही सुनने को मिला भाई ये सब्जेक्ट इसी बार इंट्रोड्यूस किया गया है और सबसे पहले आप ही ने ले लिया है, ठीक है। तो अब ले लिया है, पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ नहीं है इंटरनेट पर, कोई बात नहीं, जितना हमारे को बुक में मिला है, जितना कंटेंट बुक में मिला हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो बुक में है हम उसको तो पढ़ सकते हैं भाई। ना पढ़ने से अच्छा तो कुछ पढ़ना होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें वीडियो में मैं कराने वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, ठीक है। जितना हो सकेगा हमसे बुक में जितने न्यूमेरिकल थे उतना कंप्लीट हम कर लेंगे, ताकि हम एटलीस्ट पास तो हो जाए भाई। कुछ तो पता नहीं है कितना क्या क्या पूछा जा रहा है, फिर भी अपनी तरफ से हम 100% देंगे ही देंगे, ठीक है। तो वीडियो देख लोगे तो आपको श्योरिटी तो हो जाएगी भाई, कुछ तो न्यूमेरिकल आते हैं, ना से अच्छा कुछ तो सीख लिया हमने, ठीक है। और थ्योरी इस वीडियो से कवर हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहले बता दूँ, ये PDF आपको मिल जाएगी। इसको अगर आपको लेना है तो आप इसको कमेंट में आपको कमेंट पे मिल जाएगा मेरा, आप उसको रीड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे इस PDF को डाउनलोड करना है। इस PDF के अंदर दोनों चीज़ें होंगी, ये प्रैक्टिस मतलब क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको इस PDF के अंदर, और आपको थ्योरी पार्ट जो है ना, तो दोनों कंबाइन कर दूँगा मैं, ठीक है। दोनों PDF कंबाइन करके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों एक ही PDF के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। परचेज करना तो कमेंट आपको एक कमेंट पिन मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। पहले न्यूमेरिकल सीख लेना, ठीक है, फिर मैं अपने आप भी उसको देख सकते हैं, ताकि आप आगे में रिवाइज भी कर लें कैसे कैसे क्या फॉर्मूले थे, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगर आपको आ जाए आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले भाई इसकी डेफिनेशन लिखाना, ताकि थोड़े बहुत मार्क्स वहाँ से ही मिल जाए। क्योंकि आपको अगर ऐसा हो कि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, थोड़ा डेफिनेशन लिखा हो उसके बारे में, क्या पता एग्जामिनर वहाँ भी मार्क्स रिवॉर्ड कर दे, ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न वो होता है जो आपको किसी भी स्टॉक को, किसी बॉन्ड को होल्ड करने का, मतलब कुछ पीरियड तक किसी होल्ड करने को ना आपको रिटर्न मिलता है। जैसे आप लगा लीजिए आपके पास एक स्टॉक था, आपने उसको 4 साल तक खरीद के रखने को कहते हैं होल्ड करना। तो 4 साल तक जो आपने होल्ड करके रखा ना, उसमें जो उस 4 साल के पीरियड में आपको वो मिला, रिटर्न मिला, उसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं। जो आपने होल्ड करके रखा ना उसको जितने टाइम तक, उतने टाइम पे जितना रिटर्न मिला उसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल आता है भाई, क्वेश्चन बोलता है भाई निकालो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, क्या फॉर्मूला होता है, क्या कुछ होता है बताता हूँ। फॉर्मूले 2 लिखे हैं यहाँ पर, दोनों सेम है, बस वहाँ पे एंडिंग प्राइस को फेस वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर बिगिनिंग को परचेज लिखा हुआ है। वो क्या होता है, बिगिनिंग वाला परचेज होता है, एंडिंग फेस वैल्यू होता है। बाकी सेम ही है फॉर्मूला, बस दोनों वर्डिंग्स आ जाती हैं। तो मैं दोनों लिख के लाया ताकि एग्जाम में हो ना कंफ्यूज भाई कि ये फेस वैल्यू दी नहीं है, मेरे को एंडिंग प्राइस दिया हुआ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो भाई अगर आपको ये दिया है, सबसे पहले आपको पता है किसी चीज़ का भी रिटर्न निकालना है, लगा लो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हो। अगर आपको मैं पहले बताता हूँ, याद करने का ट्रिक बता देता हूँ इसको, कैसे आपको याद करना है, ठीक है। आपको किसी का बोला है अगर प्रॉफिट निकालना है, कि आप लगा लो एक आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, अब वो 150 रुपये की हो गई है, आपसे वो बोले कितना प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंटेज निकालो। आप क्या करोगे, 150 की हो गई, 100 की थी, 50 पहले प्रॉफिट आया आपका, तो प्रॉफिट को ऊपर लिख दोगे, जितने परचेज करा था उसको नीचे डिवाइड में लिख दोगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज में निकालने के लिए, आप करोगे। इसमें भी सेम टू सेम है, जितना भी आप गेन हुआ है, जितना भी आपने उससे कमाया है, उसको आप अपॉन में लिख दोगे, ठीक है, न्यूमरेटर में लिख दोगे। और जितना उसका बेसिक वो वैल्यू थी ना परचेज में, जितने में आपने करा था, लगा लो बेस वैल्यू जो थी, इसको परचेज वैल्यू कहते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसमें भी यही है, ठीक है। आपने जो भी स्टॉक खरीदा उससे जो भी आपको इनकम रिसीव है, लगा लो डिविडेंड रिसीव हुआ, बोनस रिसीव हुआ, उसको ऐड कर दो। और एक तो आपको ये इनकम होती है, और दूसरी इनकम क्या होती है, उसको होल्ड करने के बाद मिलती है। मतलब आपको स्टॉक खरीदोगे, आपके पास 2 इनकम बनती है। एक तो उनका इनकम ये है कि कंपनी डिविडेंड देगी, वो आपके लिए इनकम होगी, ठीक है, वो रिसीव हो गया आपको, ठीक है। और एक इनकम होती है जो आपने इसको होल्ड करके रखा, स्टॉक को लगा लो 1-2 साल तक होल्ड करके रखा, वो 50 रुपये से बढ़ गया, तो एक वो आपको गेन हुआ। तो 2 गेन होते हैं, तो दोनों गेन को ऊपर लिखना है, ठीक है, और डिवाइड कर देना बिगिनिंग प्राइस से, जो जितने में आपने उसको परचेज करा था। इसकी आप वैल्यू भी दे सकते हो, इसको एंडिंग और फेस वैल्यू ये भी कहते हैं। तो आप दोनों को पढ़ सकते हो, दोनों बात सेम है, बस वर्डिंग अलग है, ठीक है। तो आप एक पहले मैं न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल आया थोड़ा, ठीक है। पहले मैं बता दूँ, इसका कोई बुक में क्वेश्चन नहीं था, इनकम रिसीव्ड यहाँ पे इंक्लूड नहीं था, बुक में सिर्फ इतना फॉर्मूला था, इतना, ठीक है, इतना फॉर्मूला। फिर भी मैं इनकम रिसीव्ड लिख के लाया हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ रिसर्च करी, तो मेरे को पता चला भाई ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ये ऐसा बुक में नहीं दिया, पर ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। बुक में इनकम रिसीव नहीं दिया, फिर भी मैं आपको लिखा रहा हूँ, ताकि एक बार को 1% आपके क्वेश्चन में इनकम रिसीव्ड दे दिया जाए, साथ में इसके डिविडेंड रिसीव्ड दे दिया जाए, तो आप
ये ना हो भाई आप सिर्फ इतना फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल के आ जाओ, आंसर आपका गलत आ जाए, क्योंकि आपने ये इंक्लूड करा है जिसमें पूरा फॉर्मूला लिख के लाया। बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये हो, फिर भी आपको मैं लिखा रहा हूँ, याद कर लेना, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ आ जाए भाई क्या करना है। ठीक है, मतलब समझ आ जाए डिविडेंड कहाँ लिखना है, वरना बुक में नहीं है। इसमें बुक के क्वेश्चन लाया हूँ काफ़ी सारे। ठीक है, जितने बुक में से भाई मैं तुम्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई बाहर तो कुछ मिला नहीं है। ठीक है, एक इन्वेस्टर है जिसने परचेज करा था नॉन डिविडेंड पेइंग, यहाँ पर लिख दिया नॉन डिविडेंड पेइंग, क्योंकि मैंने बताया बुक में ऐसा था ही नहीं जिसमें डिविडेंड दिया हो, इनकम रिसीव हुई हो। तो इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, बस आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लिख लेना। ठीक है, उसने परचेज करा था इतनी कॉस्ट पे। ठीक है, उसने कुछ 2 साल बाद उसको सेल कर दिया इतने पे। ठीक है, तो आपको भाई ये भाई प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज बिल्कुल सिंपल चीज़ है। प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 खरीदा था, 250 हुआ, उसका अब हो गया प्रॉफिट कितना का, इन दोनों का माइनस करा, ऊपर लिख दिया 500। ठीक है, डिवाइड कर दिया परचेज वैल्यू से। परचेज वैल्यू ये है आपकी 2000 डिवाइड कर दिया 100 से मल्टीप्लाई करा, पता चल गया 15% का 50% का गेन है आपका। तो पीरियड होल्डिंग पीरियड रिटर्न को समझ लो यार। होल्डिंग पीरियड छोड़ो, आप रिटर्न नहीं समझ लो किस चीज़ का रिटर्न कैसे निकालते हो। 100 की चीज़ 150 की होगी तो 150 की होगी ना, 50 का गेन आया तो 50 डिवाइड बाय 100 करोगे, इंटू 100 करोगे तो फिर आपको गेन मिल जाएगा ना, कितना गेन हुआ। तो बस ऐसे ही प्रॉफिट निकालने वाली चीज़ है, आपका समझ आ गया होगा। इसमें भी और तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक आपस में क्वेश्चन बनता है, ये भी 0 कूपन रेट है, इसका मतलब ये है इसमें भी कोई भी डिविडेंड वगैरह नहीं है, इसमें भी कोई काम नहीं है इंटरेस्ट रिसीव्ड का, फिर भी मैं फॉर्मूला में लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा है कि इसकी फेस वैल्यू ये है। फेस वैल्यू का मतलब होता है भाई सेल वैल्यू, कि सेल करे, जहाँ तक मेरे को पता लगा है। ठीक है, सेल वैल्यू ये होती है। ठीक है, और कुछ पीरियड का रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है और पूछा हुआ है कौन सा बेस्ट है इसमें से ऑप्शन। ठीक है, एक बॉन्ड दिया हुआ है, जैसे आप पहले मैंने ये टेबल बना दिया आपके लिए, क्योंकि भाई देखो इस टेबल में सिर्फ 3 चीज़ें थी और चौथी चीज़ यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं क्या करें जल्दबाजी में, एग्जाम के 1 दिन पहले तो आप देख रहे हो तो जल्दबाजी तो पूरी करोगे। ठीक है, तो बच्चे सिर्फ ये देख लेते हैं और कहते हैं भाई 1000 लिख दिया मैंने क्वेश्चन में, आप कहेंगे भैया ये कहाँ से आ गया 1000, यहाँ पर लिखा है 1000 ये कहाँ से आ गया। तो इसलिए भाई मैं इसको 1000 को भी इसी टेबल में मैंने इंक्लूड कर दिया, ताकि आप एक ग्लैंस में एक नज़र में पूरा क्वेश्चन देख सको। ये एक बॉन्ड 3 बॉन्ड दिए हैं, एक जैसे ए बॉन्ड है उससे 6 महीने में मैच्योर होगा, उसकी अभी मतलब परचेज वैल्यू ये है, सेल वैल्यू ये है। बी बॉन्ड है वो 1 साल का है, परचेज वैल्यू सेल वैल्यू ये सब तीनों का दिया हुआ है। इसमें पूछा हुआ बेस्ट कौन सा है, उसको निकालते हैं। सबसे पहले आपने इसका HPR निकालते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो होता है, वो मैंने ऊपर बता दिया आपको। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड कुछ डिविडेंड वगैरह दिया नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं किया है। ठीक है, सिंपल आपने देख लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि फेस वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू अपॉन में परचेज प्राइस, वही है भाई गेन निकाल लिया। जैसे 1000 का बेचा है था कितने का, 910 का, उसमें से माइनस कर कितने का गेन बन गया, 90 का। परचेज कितने में करा था, परचेज करा था 910 में, तो वही बात है। आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसका डिफरेंस निकाला, गेन आ गया, उसमें से नीचे करा परचेज वैल्यू इंटू 100 करा, परसेंटेज में आ गया। तो तीनों का परसेंटेज में आपको दिख सकता है। ठीक है, परसेंटेज में आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने परसेंटेज में देख लिया कि तीनों का निकाल लिया। उसके बाद आप लिखा है कि ये HPR क्यों इनफ नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा तीनों जो ये दिए हुए हैं ना, इनका टाइम हॉरिजन अलग है। ये 6 महीने का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1 साल में जो प्रॉफिट हो रहा है वो दिखा रहा है, और ये 15 साल में जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ समझ सकता है मोटा मोटा। अब भाई इसमें कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। अब एक बंदा जिसने स्टॉक खरीदे हो 1 साल हुआ है, ठीक है, एक बंदा जो 18 साल से स्टॉक को खरीद के बैठा है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट कैसे आप मैच कर सकते हो, किसने अच्छा गेन दिया है 18 साल में, भाई 18 साल का गेन देगा, 18 साल में वो देगा होगा 500% का गेन दे गया होगा। आपने 1 साल में खरीदा, क्या पता आपको 20% ही दिया हो, तो आप चेक कैसे कर लोगे बेस्ट किसका है, क्योंकि टाइम दोनों का अलग है भाई, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम दोनों का अलग है। तो भाई EAR हमने HPR निकाला तो टाइम पे उस पर आया कि 6 महीने में कितना दे, जिससे हमारे आ गया, पर ये इनफ नहीं है हमको निकालने के लिए। ठीक है, हमको पहले ये इनको ना टाइम सेम करना पड़ेगा। ठीक है, HPR हमने क्यों निकाला, फिर आप कहोगे पर HPR चाहिए होता है टाइम को सेम करने के लिए, इसलिए हमने HPR निकाला। तो अब देखिए, अब टाइम सेम करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, EAR होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, फॉर्मूला क्या है, 1 + HPR और इसके होल की पावर होती है 1/n, n बढ़ता है कितने साल के लिए, और -1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है एक वो उसके लिए निकालने के लिए, मतलब सेम टाइम हॉरिजन करने के लिए, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ सेम टाइम में, मतलब इसने 5 साल में कितना दिया, उसने 5 साल में कितना दिया, ताकि कंपेयर कर सकें। अब बताओ बेटर कौन सा है इसमें से। ठीक है, और इसमें बता दूँ HPR की जो वैल्यू होती है, जैसे तो यहाँ पर हमने परसेंटेज निकाली थी कि 9% है, 8% है, परसेंटेज, पर इसमें परसेंटेज नहीं लिखते, यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं इसको डेसिमल में उसमें लिखते हैं, नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट आपको पता है कैसे निकालते हैं यार, परसेंटेज बनाने के लिए देखो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, किसी चीज़ को परसेंटेज बनाने, इसको परसेंटेज बनाना था, हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, परसेंटेज आ गई। अब इसी को परसेंटेज से वापस से नॉर्मल नंबर बनाना, क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल फॉर्मेट है ना। अगर इसको इतना मैं हाइड कर दूँ ये चीज़ को, तो आपका नंबर आता सीधा। ठीक है, और अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये परसेंटेज में आ गया, परसेंटेज से वापस हमको इसी में लाना है, 100 से डिवाइड कर दोगे, बस ये सिंपल फॉर्मेट होता है, आपको पता भी होगा ये। तो इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल नंबर चाहिए होता है, परसेंटेज नहीं चाहिए होती। तो जो भी ये परसेंटेज मिली होगी ना, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे हम, ताकि हमको नंबर मिल जाए। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर नहीं होगी, मैं पहले बता दूँ, जैसे यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, एग्जाम्पल में परसेंटेज इतनी थी तो उसको 100 से डिवाइड करा तो आपका ये बन गया। ठीक है,
ई आर निकालना है तीनों का, ठीक है। ई आर था 1 प्लस एच पी आर होता है, मैंने बताया था 100 को डिवाइड कर दिया परसेंटेज को, ये नंबर आ गया। इसको करा होल पावर 0.5 हो जाएगी, तो आपको पता 6 मंथ को 0.5 कहते हैं, या कह लीजिए 2 आप सीधा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 2 भी लिखा, आप कहेंगे 2 कैसे, आपको पता होगा, आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें 12th क्लास में, आपको पता होगा कोई भी चीज़ अगर सेमी एनुअली में कंपाउंड हो रही है, सेमी एनुअली में हो रहा है, तो उसका 2 लिख लेते हैं कि साल में 2 बार हो रहा है, तो साल को हम 2 लिख देते हैं कि 2, समझ रहे हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आप लगा लीजिए कोई भी आपको कहेंगे सेमी एनुअली इंटरेस्ट है, तो आप टाइम में क्या लिखोगे, टाइम में आप उसको डबल कर देते हो, क्योंकि साल में 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे 2 कर देना है, ठीक है। साल में 1 बार हो रहा है तो 1 ही लिखोगे, 15 साल में हो रहा है तो भाई 15 से डिवाइड, तो वही है ही कि 1/n में 1/15 आता है। यहाँ पर तो 1 से 1 को डिवाइड करो तो 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 को 15 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 0.5 आएगा, क्योंकि इससे 6 महीने 0.5 होता है, ठीक है, और 1 को 0.5 से डिवाइड करेगा 2 में कट जाएगा, तो ऊपर 2 पावर आ गई, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करा, 1 से करा माइनस, ये इसकी वैल्यू आ गई नॉर्मल नंबर, हम इसको परसेंटेज में निकालना, मैंने क्या कहा था 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा परसेंटेज आ गई। ऐसे इसका निकाला है, ये आ गया, ऐसे इसका निकाला, ये आ गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ईयर सेम हो गए इनके, आप समझ रहे हैं, ईयर पहले अलग अलग थे, अब इनके ईयर सेम हो गया। अब मैंने लिख दिया है ABC का इतना था, HPR में आया था, पर हम इसको यहाँ हम जज करते इसको, हमको लग रहा है ये सबसे बेटर ये है, पर हमने इसको टाइम सबका सेम करा। सबसे अच्छा ये क्यों है, क्योंकि ये 15 साल का है भाई, समझ रहे हो, ये 15 साल में इतना रिटर्न दिया, हम जज कैसे कर सकते हैं, ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, ये 15 साल का है। अब हम कैसे कह सकते हैं बेटर है भाई, क्या पता 15 साल में बहुत अच्छा दे दिया है, तो यही बात होती है। तो हमने यहाँ जज नहीं कर सकते थे हमने इसका EAR निकाला, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, उससे ER निकालना पता चला भाई सबसे बढ़िया तो ये वाला था, जिसको हम मान नहीं रहे थे, सबसे बढ़िया ये निकला जब हमको टाइम होरिजन सेम करते उसको, तो हमने ये कर लिया, तो हमको आंसर मिल गया। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर हम HPR देखते तो हमको बॉन्ड्स ही सबसे बढ़िया लग रहा था, ठीक है, बॉन्ड्स में सबसे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था आपको। पर जब हमने उसको एनुअल पे निकाला ना, हाईएस्ट एनुअल रिटर्न पे निकाला, तो हमको पता लगा बेस्ट ऑप्शन तो भाई ए वाला है, ठीक है। तो बस ये बात होती है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट का है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। यू आर गिवन द रिटर्न दिया हुआ है, स्टॉक के कितने रिटर्न मिले हैं एक इकोनॉमी पे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का भाई फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, इसको समझा देता हूँ कैसे फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इतना आपको इतना बड़ा फॉर्मूला करना क्या है, सिंपल बता देता हूँ मैं आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सबको ऐड कर दो, समझ रहे हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ऐड करा इसके साथ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, समझ रहे हो, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, और सबको ऐड कर, जो वैल्यू आएगी सबको ऐड कर, जो यहाँ पे दिखाया भी हुआ 17 को 30 से कर दिया, इसके सामने वाले पे, इसको इसके सामने वाले पे, इसको इसके सामने वाले को, और सबको ऐड कर दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करना होता है भाई, इसको डेसिमल फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। डेसिमल मैंने बताया ना अभी, परसेंटेज से मतलब नंबर लाने में क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। इसको 100 से डिवाइड करा ये आ गया, इसको करा ये आ गया, इसको करा ये आ गया, ऐसे समझ रहे हैं। इसको पहले उसमें लाना होता है, परसेंटेज में आप ऐसे नहीं कर सकते, परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा, परसेंटेज ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाएगी, आंसर सही नहीं आएगा। परसेंटेज में हम बाद में कन्वर्ट करते हैं, पहले परसेंटेज में कुछ काम नहीं करते हम। तो ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जहाँ भी लिखा हो प्रोबेबिलिटी को रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड कहाँ से, प्रोबेबिलिटी से आता है, तो हम याद रख लो जब भी एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा हो ना, ER जैसे कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको निकालने के लिए रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे करा, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करा, इसको डेसिमल में कर दिया, 100 डिवाइड करा, 100 डिवाइड करा, ये आ गया। इन सबको करके मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करा, ये वैल्यू आ गई। अब इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या बोला था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, 9.6 इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, समझ रहे हो, ER आ गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने दिखा दिया आपको फिर भी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका ये कुछ फॉर्मूला होता है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ये मतलब मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, मतलब सिंपल भी क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन समझ भी आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इनफ होता है इसको समझने के लिए, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत इसमें नहीं होती, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर इसको समझने के लिए काफ़ी ईजी सा होता है, आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये होता है कि एक इन्वेस्टर ने 2 लाख, देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने अभी पढ़ा भी नहीं है चैप्टर तो भी बेसिक क्वेश्चन है, 10th क्लास में आते हैं इस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिंपल मैं समझाऊं तो 2 लाख रुपए थे आपके पास, ठीक है, उसने इन्वेस्ट करे डेप्ट में और एक इक्विटी में, दोनों आपको पता है दोनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। एक डेट में वो कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया कुछ पैसा, और कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, और ये माना जा रहा है कि 15% रिटर्न हमें ओवरऑल पे मिला, मतलब दोनों में जो भी, मतलब जितना हमने डेप्ट में करा था जितना हमने इक्विटी करा था, दोनों का इंटरेस्ट, मतलब दोनों का रिटर्न मिला के हमें 15% रिटर्न मिला है, ठीक है। हमको आप ये भी समझ सकते हैं। अब हमको पता तो है नहीं भाई किस पे कितना मिला, तो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ डेप्ट में और इक्विटी में एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है हमें वो 10% का और 20% का मिला, मतलब डेप्ट में हमें 10% का इंटरेस्ट मिला है और 20% का इंटरेस्ट मिला है हमें इक्विटी में, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा, मतलब कितनी अमाउंट दोनों में इन्वेस्ट की गई है, समझ रहे हो। अब ये तो मैं बता दिया कि 2 लाख रुपए थे, दोनों को कुछ दोनों में दो में हिस्से में डिवाइड कर दिया, कुछ इक्विटी में कर दिया, कुछ डेट में कर दिया, दोनों का इंटरेस्ट भी दिया, मतलब वो भी दिया हुआ, रिटर्न कितना मिला, और टोटल रिटर्न भी दिया हुआ है कि टोटल रिटर्न कितना मिला दोनों को मिला के। अब हमको कंप्यूट करना है, पता करना है
कि दोनों में अमाउंट इन्वेस्ट कितनी करी थी। ठीक है, सिंपल इसके लिए बताऊँ तो भाई कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको ये पता है, ये तो क्वेश्चन में लिखी हुई आपके 2 लाख रुपये थे आपके पास। ठीक है, एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न, दोनों को रिटर्न मिला के 15% दोनों का रिटर्न आ रहा था। इसका एक का रिटर्न इतना था, एक का इतना था, दूसरे का इतना था। ठीक है, हम पहले मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट हमने डेट में वो करी है, इन्वेस्ट करी है, और 2 लाख में से एक्स हमने माइनस करेंगे तो हमने इक्विटी में करी है। आपको पता होगा ना, 2 लाख रुपये हैं, 2 लाख पहले हमने एक्स करी है, उसमें डेट में वो करा है, इन्वेस्ट करा है। अब उसमें कैसे निकालेंगे कि इक्विटी में कितनी करी है, तो भाई 2 लाख में से जितनी हमने डेट में हमने मान लिया एक्स करी है, तो पहले तो एक्स हमने मान लिया डेट में करी है। ठीक है, अब हम इक्विटी का निकालना है कैसे, तो 2 लाख टोटल पैसे हैं, उसमें से एक्स जो हमने डेट की मानी है, उस 2 लाख में से डेट में जितने इन्वेस्ट करें हमने उनको माइनस कर दो तो इक्विटी का आ जाएगा ना। आपकी मम्मी ने आपको 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख नहीं, आपकी जितनी उम्र नहीं है, तो 2,000 रुपये दिए। अब दो हिस्सों में आपके 2 भाई हैं, मम्मी के 2 बेटे हैं, आप 2 भाई हो। ठीक है, 2 भाइयों में डिवाइड करने हैं उस पैसों को। ठीक है, तो आप ये मान लो आपको एक्स रुपये दिए हैं, आपको लगा लो एक एक्स अमाउंट दी है। ठीक है, तो आपके भाइयों को कितनी दी होगी, तो 2,000 में से आपका माइनस कर देंगे तो उतना भाई को मिला होगा। आपको x दिया है तो आपके भाइयों को कितना मिला होगा, 2000 माइनस एक्स। समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझ गए होंगे। आपको x मिला है तो आपके भाई का निकालेंगे, टोटल में से आपका माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा वो आपके भाई का है। तो यही है, x डेट में इन्वेस्ट करी थी 2 लाख में से, अगर हम इक्विटी का डेट का माइनस कर देंगे, तो हम डेट में इन्वेस्ट करी 2x माइनस कर देंगे तो हमको हमारी इक्विटी की अमाउंट आ जाएगी। तो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट आपको समझ भी आ गया होगा, काफ़ी जगह 10th में भी यूज़ हुआ था, 11th 12th में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, अब इसमें टोटल हमको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको पता है आपको टोटल रिटर्न दिया हुआ है, दोनों को मिला के इंटरेस्ट वो रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों का इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, तो हम सीधे क्या करेंगे, और इनका अलग अलग रिटर्न भी दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के रिटर्न को करेंगे ऐड, और इक्वल में दिया तो हुआ है 15% तो वैसे भी दिया हुआ है, ये दोनों को ऐड करके कितना है, तो इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल आएगा। इक्वल कैसे आएगा, अब पता भी तो होना चाहिए भाई किसमें कितना इन्वेस्ट है। आप लगा लो, आप 2 जनों के पास पैसे हैं, अब आपकी मम्मी ने बोला कि इस 2 लाख रुपए दिया आपको, कहा इस चीज़ को इन्वेस्ट कर दो, और बोला कि आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, आपके भाई को मिला 20% का इंटरेस्ट। ठीक है, और टोटल जो आपको दोनों का इंटरेस्ट मिला दे तो टोटल अमाउंट का 15% बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, तो क्या करेंगे आप, टोटल को लिख देंगे इधर साइड और उसको लिख देंगे इधर साइड। अब आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार 1 सेकंड रुकना। एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है, 2 लाख यहाँ पर माइनस है, दोनों को इन्वेस्ट करा 15,000, 15 इंटू 2। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 पॉइंट को, मतलब जितनी आप 10% इंटरेस्ट आपको मिला था एक्स पे, जो आपके पास उतना था, डेप्ट वाला था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, इसको वापस से बट डेसिमल हटा दिया इसका, तो 10 मतलब 10/100 था, तो सॉल्व करेंगे तो 0.10 आता है, एक्स आ गया। इसका रिटर्न आ गया ये, क्योंकि ये हमने ये वैल्यू मानी हुई थी 2 लाख माइनस एक्स। 2 लाख माइनस इस पर कितना इंटरेस्ट आया, मतलब आपका समझ रहे हो, एक्स पे इतना इंटरेस्ट आएगा, एक्स पे आया 10% इंटरेस्ट, तो हमने क्या कर लिया, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, 0.10 आ जाएगा, क्योंकि 10% को सॉल्व करोगे तो 0.10 आता है। और इसको इस पर कितना इंटरेस्ट आया, इस पर 20%, तो इस पर आपने 20% लिख दिया। ठीक है, 20% लिख दिया आपने, जैसे आप लिखा हुआ है, इसको ये पूरा था, इसका 20% इंटरेस्ट है, 20% को हमने कर दिया डेसिमल में। डेसिमल में क्या करोगे तो आ जाएगा 0.20 आ जाएगा। इक्वल में आपके पास कितना आया, 30,000 आ गया। 30,000 का वो कहाँ से आ गया, आप अगर देखो इसका 15% कितना होता है, 30,000 वहाँ पे 15% ने दिया, ओवरऑल रिटर्न मिला है, तो 15% किस पे मिला है, 2 लाख को मिला होगा ना, ये ओवरऑल का इंटरेस्ट है, इस पे और इस पे दोनों का इंटरेस्ट मिला के इतना मिला है। तो आपको पता है जब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख है, 2 लाख पर टोटल रिटर्न आपका 15 दिया हुआ है दोनों का मिला के, तो इसका 15% कितना होगा, 30,000 होगा। 30,000 इक्वल लिख दिया, मतलब इसका इंटरेस्ट ये रहा, इसका इंटरेस्ट ये रहा, और दोनों का इंटरेस्ट मिला के ये रहा। तो बस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, समझ गए ना, हो गई मेरी बात। ठीक है, इसका इंटरेस्ट निकाला, कैसे निकाला, टोटल अमाउंट को उसके जितना रिटर्न दोगे उससे तो इंटरेस्ट आता है ना, 2,000 रुपये आपको दिए हैं, 2,000 रुपये आप कह रहे हो भाई मेरे को 20% का गेन मिला है, तो कैसे निकालेंगे, 2,000 का 20% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका 20% से। ठीक है, पर यहाँ पे हमको अमाउंट नहीं बता दी, तो हमने 10% अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, जितनी हमने अमाउंट मानी कि डेट में हमने इतना इन्वेस्ट किया हुआ। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे में हमने कितना माना था, अगर इसमें एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करिए तो इसमें 2 लाख माइनस एक्स करी होगी, तो 2 लाख माइनस एक्स पर कितना रिटर्न मिला, हमें 20% मिला, और 20% का डेसिमल हटा के ये लिख दिया। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट कंबाइन करा तो 30,000 आ गया। 30,000 कैसे आया था मैंने बता दिया, इसका आपने बोला टोटल मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल रिटर्न कितना मिला, टोटल अमाउंट पे, टोटल अमाउंट हमारी 2 लाख थी, 2 लाख में मिला 15% इसका था 30,000 रुपये, 30,000 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट होता है 30,000 रुपये, जो इसका 15% निकाला हमने। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना आपको, ये तो ऐसे रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आपका 40,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करा आपस में, सॉल्व करने के बाद 1 सेकंड रुकना।
हाँ, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपको देख सकते हैं ऐसा ऐसा कुछ मिला है, ठीक है। सॉल्व तो यार कर ही लोगे आप। ये 0.2x है और ये इसको माइनस करोगे, ये ज़्यादा है तो माइनस का 0.10x आ जाएगा, ठीक है। 40,000 तो ऐसे ही रहेगा और इक्वल 30,000 तो है ही, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। इसको इधर ले आए, एक्स की वैल्यू आपको ओवरऑल करके मिल जाएगी 1 लाख रुपये। अब 1 लाख कैसे मिलेगी आपको? देखो यहाँ पर है इतनी ही फाइनल वैल्यू थी। अब इसको सेम करना पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और आप इसको इधर से इधर रहेगा, इसको इससे डिवाइड करोगे ना, मतलब 10,000 को 0.10 से डिवाइड करोगे ना तो आपको 1 लाख रुपये मिल जाए, 1 लाख आ जाएगी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 लाख आ गई। अब 1 लाख क्या है? 1 लाख हमने माना था एक्स डेप्ट में इन्वेस्ट करा 1 लाख रुपये, तो आपको मिल गया ना सीधे 1 लाख रुपये आपके डेट में इन्वेस्ट करे हैं आपने। समझ गए होगे आप मेरी बात? 1 लाख इसमें डेट में 1 लाख करे हैं तो इसमें कितने करे होंगे? 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, इक्विटी में 1 लाख करे होंगे, तो आपके पास आंसर आ गया। आंसर यही पूछा और दोनों क्वेश्चन में कि भाई कि दोनों में इन्वेस्ट कितना करा है। तो हमने पहले एक्स की वैल्यू निकाल ली, उससे हमें पता लग गया भाई डेट में हमारा 1 लाख इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो 2 लाख में से हम जो डेट में इन्वेस्ट करा उसको माइनस कर देंगे तो इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करा वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उसमें से हम 1 लाख माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा भाई इक्विटी में भी 1 लाख रुपये ही इन्वेस्ट करा है। तो बस सिंपल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, आप कमेंट में आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आया तो मैं कोशिश करूँगा आपको और समझाने की, वरना क्वेश्चन में यही है, इसका रिटर्न और इसका रिटर्न को प्लस कर दिया और इज इक्वल्स टू में टोटल रिटर्न जितना उतना लिख दिया। इसका रिटर्न इतना था, 10% तो 10% को डेसिमल में लिख दिया, ये आ गया। 10% रिटर्न किस पे था? एक्स पे था। हमने माना था एक्स अमाउंट है हमारे पास, इस पर 20% इंटरेस्ट था तो हमने 20 को वैसे डेसिमल में कर लिया और अमाउंट हमने ये मानी कि इक्विटी में हमने इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करी है। इतना टोटल इंटरेस्ट कितना मिला दोनों को मिला के हमको इतना मिला। बस सॉल्व करा, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप ये मिल गई, तो उसमें एक्स का माइनस करोगे इक्विटी भी आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। वापस से वही क्वेश्चन है भाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क पूछा हुआ है। जहाँ भी रिस्क और रिटर्न आपको मिले ना और पूछा है जाए कि कौन सा अच्छा है बताइए, तो आपको सिंपल क्या करना है, ठीक है। जहाँ पे पहले क्वेश्चन बताता हूँ क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 स्टॉक दिए हैं, दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क दिया हुआ है। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है, इस पर रिस्क इतना है, इस पर रिटर्न इतना है, रिस्क इतना। पूछा है कौन सा बेटर होगा। इसका सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। किसी का भी निकालना है ना किसका रिस्क और रिटर्न ज़्यादा है, सबसे पहले फॉर्मूला होता है रिस्क अपॉन रिटर्न। आप ही याद कर लो, जिसका हाई होगा लगा लो उसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। और जिसमें हाई रिस्क कम, जिसमें इसकी वैल्यू कम आएगी लगा लो उस पर रिस्क कम है। जैसे दोनों को हमने यहाँ पर लिखाना था, मैं निकालना में रिस्क था, मैं क्वेश्चन में पूछा हुआ है किसमें सबसे सही है हमारे लिए, सबसे सही हमारे लिए कौन सा होगा जिसमें सबसे कम रिस्क होगा। तो सबसे पहले हमने रिस्क निकाल लिया, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे लिए, उसका फॉर्मूला होता है रिस्क अपॉन रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहते हैं उसको, रिस्क अपॉन रिटर्न। तो कैसे निकाला? रिस्क ये दिया हुआ है, रिटर्न ये दिया हुआ है, 10 को 15 से डिवाइड कर दो, ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 5% दिया है, 20% दिया है, 5 को 20 से 12 से डिवाइड कर दो, 5 को 12 से कर, दोनों को करा तो उसका रिस्क रिटर्न, तो इसका रिस्क पर यूनिट आ गया इतना, इसका रिस्क पर यूनिट आ गया इतना। तो अब इसमें रिस्क ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको? रिस्क ज़्यादा इसका है। तो हमारे लिए बेटर कौन सा है? बेटर हमारे लिए सेकंड वाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी का जो है वो लोअर रिस्क रिटर्न रेशियो है इस, और ए का इतना है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि बी बेटर ऑप्शन है क्योंकि उसमें रिस्क कम है। तो आपको सिर्फ सिंपल ये है, जब भी रिस्क और रिटर्न दिया हो तो आपको सिंपल याद करना है रिस्क अपॉन रिटर्न फॉर्मूला होता है। दोनों के रिस्क अपॉन रिटर्न से दोनों का रिस्क निकाल लो, जिसका रिस्क कम निकल के आया है तो वो आपके लिए बेटर है और दूसरा आपके लिए ज़्यादा रिस्की है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। एक ये क्वेश्चन है, इसको तो आप स्किप कर सकते हैं, ये काफ़ी मतलब इतना मेरे को इंपॉर्टेंट लगा नहीं, ठीक है। और क्योंकि ये मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए इतना क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ सकते हैं आप। अब इन्वेस्टमेंट में आपका ये भी आ सकता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड करने के लिए। जैसे आपको बोल दिया कि इन्फ्लेशन, जैसे इसको मैंने आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है, आगे फॉर्मूला यूज़ होगा, आगे मैं आपको दिखाऊँगा, अभी मैं समझाऊँगा, कोई समझ नहीं आएगा आपको। एक क्वेश्चन ये आ जाता है एब्सोल्यूट रिटर्न और रिलेटिव रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में थ्योरी का भी क्वेश्चन आ सकता है और आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सबसे पहले बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट रिटर्न वो होता है जो आपने टोटल रिटर्न कमाया ओवर द टाइम। आप सब चीज़ इग्नोर कर दीजिए, बस अपने आप को देखिए, ठीक है, कि आपने टोटल कितना रिटर्न कमाया, तो उसको एब्सोल्यूट रिटर्न कहते हैं। और रिलेटिव रिटर्न कितना होता है? रिलेटिव रिटर्न वो रिटर्न होता है जो आपने किसी बेंचमार्क से कितना कंपेयर करते हैं फिर कमाया है। सिंपल बताता हूँ कि आप लगा लीजिए रिलेटिव रिटर्न वो होता है जो आप किससे कंपेयर करके बता रहे हैं कि मैं रिलेटिव, जैसे आप लगा लीजिए कि आप कहेंगे, जैसे आपको स्टॉक मार्केट ना पता हो तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप है और आपका दोस्त है, ठीक है, आपके दोस्त को मिला 20% इंटरेस्ट, वो 20% रिटर्न, आपको मिला 40% रिटर्न, ठीक है। आपसे पूछें कि आपका एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, तो आपको मेरा 40% है, सिंपल आंसर। 40% इंटरेस्ट मिला है मेरे को, सिंपल 40% रिटर्न मिला है मेरे को, 40% मेरा रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न है। आप सीधा क्वेश्चन का आंसर दोगे। पर आपसे पूछा जाए कि आपका रिलेटिव रिटर्न क्या है, रिलेटिव रिटर्न होता है कि आपका अपने दोस्त से कंपेयर करने में कितना रिटर्न निकल के आया, उससे कितना ज़्यादा कमाया आपने। तो आप क्या कहोगे, मेरा 40% मैंने रिटर्न कमाया, मेरे दोस्त ने 20 कमाया, तो मेरा रिलेटिव रिटर्न 20% ही आया। समझ रहे हो?
रिलेटिव रिटर्न का मतलब होता है किसी के मतलब किसी से रिलेट करके आपका कितना ज़्यादा आया उससे, समझ रहे हो, किसी से कंपेयर करने के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिला, मतलब किसी से कितना ज़्यादा आपने कमाया। एब्सोल्यूट तो था कि आपने कितना कमाया, तो आप सीधा कहोगे मैंने 40% रिटर्न कमाया, ठीक है। और आप सोचते आपका रिलेटिव रिटर्न कितना है, तो आप पूछोगे भाई मेरे दोस्त से मैंने कितना ज़्यादा कमाया है। तो वो पूछा रिलेटिव रिटर्न में किसी से कंपेयर करके पूछा कि आपने उससे कितना ज़्यादा कितना कम कमाया, तो आप कहोगे भाई मैंने 40 कमाया उसने 20 कमाया, तो मतलब मैंने 20 ऊपर कमाया उससे, तो मेरा रिलेटिव रिटर्न 20% है। इसमें भी ये लिखा हुआ है, निकालने का फॉर्मूला वही ऊपर वाला है जो HPR में था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दो, मतलब फेस वैल्यू में से वो परचेज वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है, और परचेज वैल्यू नीचे लिख दो, तो आपका रिटर्न निकालना तो आता है ना आपको, प्रॉफिट अपॉन परचेज प्राइस इंटू 100, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 रुपये 1200 हो गए, तो उसका रिटर्न निकालो, कैसे निकालोगे, दोनों में प्रॉफिट कितना 200 रुपये का, 200 ऊपर आ जाएगा, 100,000 का पहले से था, थोड़ा नीचे इंटू 100 करोगे, आपका रिटर्न आ गया। पर आपसे रिलेटिव रिटर्न पूछे तो क्या है, तो अपने रिटर्न में से बेंचमार्क का रिटर्न माइनस कर दो। बेंचमार्क वहाँ तो मैंने दोस्त का आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि आपको वो नहीं पता ये क्या बेंचमार्क क्या होता है, वो बेंचमार्क जिसे कहते हैं वो ये होता है निफ्टी 50 या सेंसेक्स जिसे कहते हैं, कि आपका बेंचमार्क्स होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं जो चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है, आप अपना दोस्त वाला मतलब एग्जाम्पल लिख के आना, वो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर से इसका ये होता है रिलेटिव रिटर्न होता है कि आपने जो रिटर्न कमाया एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। बेंचमार्क ये होता है कि आपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा या कितना कम इंटरेस्ट कमाया, उसको पता करने के लिए हम रिलेटिव रिटर्न निकालते हैं, समझ रहे हैं। तो रिलेटिव रिटर्न कैसे निकलेगा, अपने इंटरेस्ट में से जो आपने रिटर्न कमाया उसमें से बेंचमार्क ने कितना इंटरेस्ट दिया है, रिटर्न दिया है, उसको माइनस कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कितना ज़्यादा कमाया। जैसे आपने इंटरेस्ट वो रिटर्न कमाया 12% का, बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 10% का, रिलेटिव रिटर्न कितना हो गया आपका, अगर यहाँ से पूछा जाए आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना है, तो आपको 12% है। आपसे पूछा है रिलेटिव रिटर्न कितना है, तो आप दोनों में से कंपेयर करके बताओ कि आपका उससे कितना ज़्यादा कम है। तो आपने अपने से बेंचमार्क का माइनस करा, तो आपने देखा 2% मेरा ज़्यादा है, तो मतलब मेरा रिलेटिव रिटर्न 2% है, आउट परफॉर्म जो मैंने 2% से कर दिया उसको, मतलब 2% से मैं ऊपर हूँ उससे, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे भाई मैं लिख के लाया हूँ, और दोनों चैप्टर के लाया हूँ, 2 न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, दोनों को मैं लिख के लाया हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिला है, देखिए डिविडेंड आ गया है यहाँ पे, मैंने कहा था ना डिविडेंड भी आता है एग्जाम में, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड इसमें सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, या तो आप इसको याद कर लो, बुक में आपका ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, आप ऐसा पढ़ते बुक से आपको बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल आप समझ नहीं पाता KE क्या आ गया, G क्या आ गया, D1 क्या आ गया, बट इसका फॉर्मूला आप सीधा ये याद करो, नीचे वाले को भूल जाओ, इसको याद कर लो। आपसे सीधा क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर बताओ, वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, कई सारे फॉर्मूले होते हैं, पर एक फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूला लगाना होता है आपको, ठीक है। एक चीज़ निकालने के लिए मतलब वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस चीज़ की वैल्यू दी है, मतलब किससे क्या यूज़ करके निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया वैल्यू ऑफ शेयर मतलब निकालना है, तो मैं देखा डिविडेंड वगैरह दिया हुआ है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड डिवाइड बाय रिटर्न माइनस ग्रोथ, ठीक है। वही बात है कि आपने कितना रिटर्न कमाया और ग्रोथ कितनी हुई, दोनों में डिफरेंस होगा, उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, डिविडेंड से, डिविडेंड को डिवाइड कर दो उस चीज़ से। डिविडेंड दिया हुआ है कि आपने एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो 88 रुपीज़ कमाया, ये लिखा है 88 रुपीज़, ठीक है। उसमें फिर लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिटर्न इतना था, ठीक है, और आपकी ग्रोथ यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ डिविडेंड ग्रो लिखा है ना, ग्रोथ 5% की थी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला का डिविडेंड अपॉन रिटर्न में से ग्रोथ का माइनस करना, ठीक है। यहीं पे आंसर में भी ये यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई है जैसे, तो ठीक है, डिविडेंड लिख दिया ऊपर, अब इन दोनों को माइनस कर दिया, रिटर्न में से ग्रोथ रेट माइनस कर दिया, रिटर्न में से ग्रोथ रेट माइनस का 10% आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 880 आ जाएगा। सॉल्व करना तो आता है ना भाई, इसको 10% लिखा हुआ है, 10 को 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, कोई परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, मतलब परसेंटेज डेसिमल में लाना है आपको। मैंने क्या करा, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हो, परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा आप उसको डिवाइड करते हो 100 से, समझ रहे हो, और परसेंटेज बनाने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले से परसेंटेज बना हुआ है तो उसको 100 से डिवाइड करोगे, 100 नीचे लिखोगे तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाता है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और आप सॉल्व करोगे तो 880 आपको आ जाएगा। इतना बेसिक आपको आता है, क्या बेसिक समझाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर भी यही पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, यहाँ पर अलग चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर दिया हुआ है डिविडेंड दिया हुआ है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। अब यहाँ से निकालना, ये फॉर्मूला एक और फॉर्मूला आ गया, एक और फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का, डिविडेंड डिवाइड बाय अब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को KE कहते हैं, ठीक है। अब सीधा आप KE भी ना लिख के आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद कर लो, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर आप याद मत करना, आपको समझ नहीं आएगा एग्जाम में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी होता है वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का, डिविडेंड तो हमेशा ऊपर ही रहता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर निकालना डिविडेंड तो चाहिए, तो डिविडेंड ऊपर लिख दिया, नीचे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था रिटर्न माइनस ग्रोथ, यहाँ पे आपको रिटर्न माइनस ग्रोथ नहीं दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना, इसमें डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब परसेंटेज में निकल दिया हुआ है, आपको डेसिमल में कर देना है पहले, क्योंकि वहाँ भी आप डेसिमल में करते हो, जैसे कि यहाँ पे था 10% दिया हुआ था, आपने इसको डेसिमल हटाने के लिए क्या करा था, मतलब परसेंटेज हटाने के लिए क्या करा था, 100 से डिवाइड करा था, तो पहले आप 100 से डिवाइड करके उसको 12% से ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करोगे, मतलब 96 को आपने इससे डिवाइड करा, आपका ये आ गया, मतलब दूसरा फॉर्मूला है निकालने का, सेम चीज़ निकालने का 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। आपका ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि
एक्सपेक्ट इसमें दिया हुआ है एक पीई रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। उसके बारे में पहले आप नीचे वाला देख लीजिए, ठीक है, वो बाद में करना, नीचे वाला फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना, पीई रेशियो निकालोगे इस चीज़ का, पीई रेशियो, तो उसका फॉर्मूला सीधा याद कर लो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, ठीक है। अब प्राइस को क्या कहते हैं, प्राइस ये लिखा, करंट प्राइस ऊपर लिख दो, अर्निंग क्या होती है, रिसेंट ईपीएस, क्योंकि ईपीएस में अर्निंग पर शेयर ही होता है, ईपीएस नीचे आ जाएगा, ठीक है, और प्राइस ऊपर ले जाएगा, मतलब प्राइस टू, एक सेकेंड, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है ना, उसमें से मतलब प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग होती है, ठीक है। ये डी होगी आपको, उसमें आपको निकालनी नहीं पड़ेगी, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग होती है, तो प्राइस यहाँ पर लेगा, करंट प्राइस आ गया, और अर्निंग आती है करंट ईपीएस, इसको वो रिसेंट ईपीएस होती है, उसको अर्निंग कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके आपका ईपीएस आ जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, बहुत मुश्किल से, पता नहीं मैंने किस किस से बात करके, कहाँ से निकाल के बातचीत करके मैंने एक क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट मुझे मिला कहीं ना कहीं से, जो मेरे को दिखा भाई हाँ ये क्वेश्चन आप, मतलब क्वेश्चन पेपर मुझे पूरा मिला, और उसमें सारे क्वेश्चन नहीं थे आपके जो बुक में दिए गए हैं, उसमें मेरे को ये क्वेश्चन मिला, हाँ आपकी बुक का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकता है, तो मैं इसको ले आया हूँ। फिर भी समझाने जो मेरे को मिला, जितना मेरे सोच सका भाई मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी तो भाई कहीं है नहीं, आप किसी भी यूट्यूब पर छान लो, आपको कोई वीडियो मिल जाए कि जिसमें भाई ऐसा आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो सेकंड सेमेस्टर का, तो बता देना मेरे को, ठीक है। मार्केट वैल्यू में आप जाओगे 60 रुपीज़ का, आपको इसमें ईपीएस वही निकालना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना है, तो फॉर्मूला तो यही होता है, आपने फॉर्मूला याद कर लिया है। आप कैसे निकालोगे, इसमें दिया हुआ है मार्केट प्राइस शेयर का स्टार्टिंग में था 60 रुपये, एट द एंड ऑफ द ईयर 55 हो गया, और अर्निंग जो दी है 7 रुपये दी हुई है। अब आप कहोगे भैया यहाँ पे तो आपने सिंपल बोला था, यहाँ पे दो चीज़ कैसे आ गई, मतलब अर्निंग तो समझ गए हम, एक 7 रुपये दी है, अब बाकी चीज़ कैसे आ गई, सीधा ये ले लो, सबसे पहले देख लो अर्निंग की दी हुई ना 7 रुपये, 7 रुपये ले लो हमको, मतलब आपको ये वैल्यू मिल गई, नीचे वाली रिसेंट ईपीएस की वैल्यू है, ये तो आपको मिल गई 7 रुपये दी हुई है, ठीक है। अब आपको ऊपर की वैल्यू निकालनी, करंट ईपीएस, मतलब करंट प्राइस निकालना है, ठीक है। ईपीएस दिया हुआ है क्वेश्चन, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, आपको ये निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों को लेकर उनका एवरेज निकाल लो, आपको दो वैल्यू दी हुई है, अब आपको पता नहीं भाई कौन सी यूज़ करूँ, यहाँ पे तो एक वैल्यू डलेगी ना, करंट प्राइस पर शेयर क्या होती है, प्राइस तो आपको पता ही नहीं क्या है, आपका दो प्राइस दिए हुए हैं, आप कौन सा प्राइस को कंसिडर करूँ, मैं कौन से क्वेश्चन में डालूँ, तो इससे बढ़िया क्या है, आप दोनों का एवरेज निकाल लो, वो दोनों को इंक्लूड करना पड़ता है, दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे, इसको इससे प्लस कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, इसका एवरेज आ गया ये प्राइस, आपको प्राइस मिल गया, ईपीएस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल दो बस, प्राइस ये रहा, अर्निंग वो क्या कहते हैं, अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दिया उसको, आपका पीई रेशियो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी बात, पी रेशियो ये आ गया, सिंपल क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, बस फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है। और एक आता है क्वेश्चन ऐसा एक्सपेक्ट, यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ शेयर पूछा हुआ है, पर यहाँ पे पीई रेशियो के हिसाब से पूछा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में पीई रेशियो दिया हुआ है उससे निकालना, मतलब समझ रहे हो। और मतलब वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए 3-4 फॉर्मूले होते हैं, बस डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज दी है, किस वैल्यू को यूज़ करके हम निकाल रहे हैं। एक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है कि एक्सपेक्टेड पी रेशियो को एक्सपेक्टेड ईपीएस से मल्टीप्लाई करना होता है, तो भी हमारा वो वैल्यू ऑफ शेयर आ जाता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन में देखा, हमको एक्सपेक्टेड पी रेशियो दिया हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन में सब दिया होता है, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड पी रेशियो दिया हुआ है आपको 12 दे दिया, ठीक है। अब हमको सर्च करना है, ईपीएस सर्च करना है, हमने देखा यहाँ पे बिलोंग्स टू इतना, मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन बिलोंग्स टू इतना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर, आपको मिल गया एक्सपेक्टेड, मतलब वो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पी ही दिया हुआ है, इसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर ही होता है एक तरह से, ठीक है। आपको जब भी कुछ में दो चीज़ें दिखे ना, आपको समझ लेना भाई ये फॉर्मूला मेरा लगेगा, आपको एक्सपेक्टेड पी दिया है, ईपीएस दिया है एक्सपेक्टेड वाला, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपकी 192 बन गई, ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता, ये थोड़ी सी थ्योरी है यार, मैं यहाँ पर तो नहीं समझा पाऊंगा, बट ठीक है, आप इससे बढ़िया होगा ना, आप पढ़ ही लो इसको, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि एक मतलब CAPM एक मॉडल होता है, ठीक है, जो वाइडली यूज फाइनेंशियल मॉडल है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब रिस्क और कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कमा रहे हैं ना एक इन्वेस्टमेंट पे, उसके बारे में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है। ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कितना रिटर्न हम ये एक्सपेक्ट कर सकता है और कितना एक्स्ट्रा रिस्क को लेना पड़ेगा और रिस्क मतलब रिटर्न कमाने के लिए, इस बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप याद करेंगे तो आपके लिए फिलहाल यही बढ़िया है, क्योंकि एक्सप्लेन भाई करना ज़रा पॉसिबल नहीं होगा इस टाइम, और आप भी ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, इससे बढ़िया आप इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं थ्योरी भी लाया हूँ, क्योंकि थ्योरी की वीडियो अलग थी इस तो, पर फिर भी भाई मैंने देखा कुछ थ्योरी मेरे को और मिली जो कि इंपॉर्टेंट लगी मेरे को, मैं उसको भी इंक्लूड कर लाया हूँ, ठीक है। तो इससे बार क्वेश्चन मेरे को मुश्किल आएगा, थ्योरी का तो आएगा, ठीक है। अब ABC का एक और क्वेश्चन आ गया, उसका एक और फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देख सकते हो, मेरा लिखाने का मोटिव क्या था, इसका वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहा था, पर मैं इसकी थ्योरी भी लिख के लिए आया हूँ, ठीक है। वो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है इसकी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, पढ़ सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। ये इसमें भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, रिस्क फ्री रेट प्लस बेटा और मल्टीप्लाई बाय रिस्क रिटर्न, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, ठीक है। आप सीधे इसको याद कर लेंगे, मतलब ये याद रख लो कि रिस्क फ्री रेट 2 बार आएगा फॉर्मूले के अंदर। पहले तो क्या करना है, रिस्क फ्री रेट को बेटा से प्लस कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ
मल्टीप्लाई करना डिफरेंस के साथ, किसका डिफरेंस, मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न का, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा के साथ और बेटा में ऐड कर दो रिस्क फ्री रेट। ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन में सीधी सारी वैल्यू दी होती है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैल्यू सारी दी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, जैसे रिस्क फ्री रेट दिया हुआ 10% है, बेटा दिया हुआ है इतना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है। अब बताओ क्या इसका पूछा हुआ है CAPM निकालो। अब बताओ फॉर्मूला नहीं है आपके पास, फॉर्मूला यहाँ पे तो आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा थोड़ा, क्या लिखा है, सब बुक में आपको लिखा हुआ था, पर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ना, सारी वैल्यूज में लिखनी है। रिस्क फ्री रेट आपको दिया हुआ है, बेटा आपको दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न आपको दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में लगाओ, इसको इसके साथ ऐड करो, मल्टीप्लाई करो इसके साथ इन दोनों का डिफरेंस, मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रेट। ठीक है, बस यहाँ पे यही किया हुआ है। और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल में निकाल के करो। कभी भी परसेंटेज दियो, परसेंटेज को प्लस मल्टीप्लाई नहीं करते, समझ रहे हो, उसको प्लस मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालते, उससे आंसर कभी नहीं आता है। आपको हमेशा आंसर निकालना है तो आपको परसेंटेज से हटा के पहले उसको नॉर्मल नंबर बनाना पड़ता है। जैसे 10% यहाँ पे दिया हुआ है, 10% नहीं लिखा हुआ, 10% को मतलब 10% दिया, 10% को मैंने क्या करता है, नंबर बनाने का करते हैं, 10 से डिवाइड मतलब 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इसको अगर परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वापस 10% बन जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो ऐसा होता है, तो इसको परसेंटेज से हटाने के लिए आपने ये कर दिया, डेसिमल में लिया है इसको आप। ठीक है, और रिस्क फ्री रेट ये आ गया, बेटा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, तो डेसिमल पहले से दिया हुआ है, परसेंटेज में नहीं है, तो उसको सीधा लिख दोगे और मल्टीप्लाई मतलब डिफरेंस निकाल देना है इन दो का, इसका और इसका आपको डिफरेंस निकाल देना है। परसेंटेज में वापस इसको नंबर में बना लिया आपने, ये आ गया, इसको तो आपने नंबर पहले बनाया तो इसका डिफरेंस निकाल के ये आ गया। इस दोनों का डिफरेंस निकाल के जो भी आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई और इसमें ये वैल्यू ऐड कर दी, ये आपका आ गया नंबर। अब इसको वापस से परसेंटेज कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी परसेंटेज बन गई। ठीक है, ये आपको आता ही होगा। एक और मेरे को क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ मिली थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने ये कर लिया ना तो आप लगा लो मतलब इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स हैं और 3-4 कॉन्सेप्ट ना एक साथ हैं इसके अंदर, आपने पूरा पढ़ लिया ना तो आप लगा लो एक तरह से आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, समझ रहे हो। इसमें सारी चीज़ें वो कंबाइन है, जो पूरे चैप्टर अब तक मैंने पढ़ाई है ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको लगा लो एक क्वेश्चन नहीं आएगा और पूरा आपको टेस्ट कर लिया जाएगा कि आपको पूरा चैप्टर आता है कि नहीं आता। यहाँ पर वही दिया हुआ है 3 से, मतलब ऊपर मैंने कराया हुआ है। वैसे क्वेश्चन आपको याद हो तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको याद हो मैंने क्या कराया था कि प्रोबेबिलिटी को रिस्क उसके साथ मल्टीप्लाई, रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करा था। दिखा दूँ अगर मैं आपको एक सेकंड जाके, प्रोबेबिलिटी को देखिए ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी को रेटिंग से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो इसके साथ इसके साथ इसके साथ, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दो, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है ऊपर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, बस एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे ले आता हूँ आपको, ये क्वेश्चन है, इसमें वही पूछा हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा हुआ है, जो मैंने ऊपर आपका फॉर्मूला बताया था एक्सपेक्टेड रिटर्न का, वो पूछा हुआ है, और रिस्क पूछा हुआ है हर सिक्योरिटी में, ये भी एक सिक्योरिटी है, नॉर्मल वाली, अब नॉर्मल, बूम और डिप्रेशन, चारों के बारे में पूछा हुआ है। और 2 चीज़ दी हुई हैं, एक रिटर्न, एक सिक्योरिटी ए है, एक सिक्योरिटी बी है, दोनों के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो निकालना है, सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना मैंने समझाया था। पहले आप इतना समझो, पहले आप इतना समझ लो क्वेश्चन को, ये इतना क्वेश्चन है, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर इसको भूल जाएंगे, फिर हम इन दोनों को निकालेंगे, समझ रहे हैं, दोनों के बारे में अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। पहले आप समझ लो, आपको अगर मैं इतने को हाइड कर दूँ, इतने को इसको हाइड कर दूँ, तो आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन है। इसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस कर दो इससे मल्टीप्लाई करके, प्लस कर दो इससे मल्टीप्लाई करके, प्लस कर दो इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। प्रोबेबिलिटी को रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करना है डेसिमल में कन्वर्ट करके, वही है, देखो सबको ऐड करा हुआ मल्टीप्लाई करके, इसको 0.3 कैसे भी लिखा, 0 पहले से इस पर परसेंटेज हटा के लिखा हुआ है, तो आपको वो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज हटाऊँ कैसे, परसेंटेज वापस लाऊँ कैसे। ठीक है, इसमें पहले से ही परसेंटेज दी ही नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करा, ऐड कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी यही किया हुआ है। तो ये करा, एक नंबर आ गया। ठीक है, अपने आप परसेंटेज में आ जाएगा, क्योंकि भाई पहले से डेसिमल में लिया हुआ है, तो आपको उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप देख सकते हैं परसेंटेज में आ गया। और आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे, यार अगर डेसिमल में भी होता, आप इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने का रिटर्न आ जाएगा, 1520 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। इतना इंटरेस्ट थोड़ी होता है किस चीज़ का, तो आप अपने आप भी समझ सकते हैं 15.2 ही होगा आपका इंटरेस्ट परसेंटेज में हो। और बी का निकालना, बी का भी आप वही है, अब बी का निकालना तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ऐसे करके इसका भी निकाल लो, इसका भी एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया हमको। ये जैसे कि आप देखते हैं सेम करा हुआ है, डेसिमल हटा के वो करा हुआ है। अब इसमें पूछा हुआ था रिस्क कैसे निकालना है, रिस्क को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फॉर्मूला पढ़ लो आप। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, हम भाई कुछ नहीं कर सकते हम। फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्क निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला, ये ऊपर वाली चीज़ निकालनी पड़ती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा जब भी आप रिस्क निकाल सकोगे। ठीक है, रिस्क निकालने के लिए आपने क्या करा, फॉर्मूला सीधा है कि सबका प्रोबेबिलिटी, मतलब सबको, सिग्मा का मतलब होता है सबको ऐड करना, ऐड तो भी मत करो, सबका अलग अलग निकाल लो। जैसे कि आपको करना क्या होता है,
पहले तो रिटर्न जितना मिला आपको, रिटर्न आपको पता है ना, ये रिटर्न ही होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न को रिटर्न कहते हैं। ये रिटर्न दिया हुआ आपका, जैसे ये रिटर्न है, ठीक है। तो रिटर्न को पहले माइनस कर दो एक्सपेक्टेड रिटर्न से। रिटर्न आपका क्वेश्चन में रिटर्न ये नहीं होता, रिटर्न ये होता है, ये दिया हुआ ना क्वेश्चन में। रिटर्न यहाँ पे आए, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने ये निकाल लिए दोनों का, ठीक है। तो अब यही फॉर्मूले में ये करना है, रिटर्न में से माइनस कर दो एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो भी वैल्यू आएगी उसका पहले तो होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब दोनों सिक्योरिटीज़ का निकालना पड़ेगा, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी दोनों को निकालना पड़ेगा। निकाल के मैं अब दिखाया भी यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा प्रोबेबिलिटी सबकी अलग होती है और ई आर सबका सेम है। जैसे ए वाली का ले लिया हमने, ए वाले का सबका ई आर यही निकलेगा, सबका एक्सपेक्टेड रिटर्न कंबाइन वाली यही है, ठीक है। उसका रिटर्न अलग हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग हो सकती है, पर सबका यही रहेगा ए वाले का। सब में देख सकते हैं सबको एक ही से मल्टीप्लाई करा, 15.2 15.2 15.2 15.2, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है। ये फॉर्मूले में सबको वैल्यू पुट करनी, सारी क्वेश्चन में आपने दी हुई है और आपने ई आर निकाल लिया है। सबसे पहले आपने क्या करा, रिटर्न में से ई आर माइनस करा, उसका स्क्वायर निकाला, ठीक है। रिटर्न आपका 12% था, 12 था, और आपका ये तो आपको बता दिया मैंने 15.2 था, 15.2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और रिटर्न कितना था, रिटर्न देख सकते हैं 12% था, 12 था मतलब 12, ठीक है। तो क्या करा हमने, 12 में से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने निकाला था ए वाली का, उसमें से माइनस करा 12 को, ठीक है। आपको जो भी आया उसका होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने के बाद आपका ये आ गया, ये वैल्यू आ गया, आपको बस समझ सकते हैं, ये वैल्यू आ गया। अब इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 थी, आपके क्वेश्चन में दी हुई है। मल्टीप्लाई करा, आपका नॉर्मल वाले का ये आ गया, मतलब आपका इस वाले का आ गया। अब इस वाले का निकालना है, इसमें क्या करोगे, इसमें भी सेम वही करोगे, ठीक है। 15.2 तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न सबका है। ए वाली का जो ए वाली सिक्योरिटी है ना, सबका एक्सपेक्टेड रिटर्न कंबाइन ये आ गया, 15.2 आ गया। तो ये आपको बार बार करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आपने क्या करा, वापस से वही करा, रिटर्न में से रिटर्न दिया हुआ था उसका, सेकंड वाली का अबव नॉर्मल वाली है उसका रिटर्न दिया हुआ है ये 15, ठीक है। 15 में से माइनस करा 15.2, जो भी वैल्यू है उसको होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने के बाद आपका ये बन गया। अब होल स्क्वायर बन, मतलब ये इसकी वैल्यू आ गया, इस चीज़ की वैल्यू आप समझ सकते हैं, इस चीज़ की, एक सेकंड, इस चीज़ की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोबेबिलिटी जो भी दी हुई है अबव नॉर्मल वाले की, तो उसको साथ मल्टीप्लाई करा, आपकी ये वैल्यू आ गई। मतलब चारों का निकाल लिया, चारों के बाद अब इसको कंबाइन कर लो। सिग्मा का मतलब ये होता है सबको ऐड कर देना है एंड में। पहले सबको कंबाइनली निकाला, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। अब सिग्मा का मतलब होता है सबको ऐड कर दो, ठीक है। इन सबको ऐड करा, आपके पास ये आ गया, इसको वेरिएंस कहते हैं। ऐड कर दोगे इसको वेरिएंस बन जाएगा आपको, ठीक है। वो रिस्क को कहते हैं, रिस्क को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपको मिले ना क्वेश्चन में रिस्क, मतलब रिस्क ना देके आपको कई बार ऐसा हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है क्वेश्चन में, दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका इतना, ठीक है। तो आप समझ लेना भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब रिस्क होता है, रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अब हमको यहाँ पर रिस्क ही निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकालना होता है, उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको सारा कुछ करा, इसको मल्टीप्लाई करके, मतलब सबको ऐड करके आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वेरिएंस बन गया। वेरिएंस से आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बनाते हैं, आपको 12th में पढ़ा होगा आपने, कैसे निकालते हैं। इसको अंडर रूट कर दो, जो भी वैल्यू दी हुई है इसको अंडर रूट कर दो, और जो वैल्यू आएगी वो आपका परसेंटेज निकलेगा। आपके पास कैलकुलेटर तो होगा एग्जाम में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर में होता है अंडर रूट करने का ऑप्शन, तो आप वहाँ से उसको अंडर रूट करके आप इसका आंसर निकालते हैं। जैसे हमने वेरिएंस निकाला, ये वेरिएंस हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, जो रिस्क होता है हमारा, रिस्क निकालने में क्या करा, इसको ले लिया, इसको अंडर रूट कर दिया, ठीक है। इसको अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। नॉर्मल मतलब बी वाले का भी यही करा हुआ, सेम चीज़ करी हुई है, बस ये बी आ गया। इसमें ये बी का हमारे पास ई आर ये है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है, ये आ गया। और बी का प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ से ली है, ये मतलब रिटर्न कितना दिया हुआ है, रिटर्न तो आपको पता ही है यार, रिटर्न ये रहा बी का, ठीक है। रिटर्न के सारे बी ये रहे, मतलब बी के सारे रिटर्न ये रहे, पहले का ये रहा, दूसरे का ये रहा, बी वाले का ई आर आपने बी का निकाल लिया तो 15% आ गया। बस आपको क्या करना है, अब बस इसका भी सेम ही प्रोसेस यही करना है कि पहले भाई रिटर्न में से आपका ई आर माइनस करा, जो भी आया उसको होल स्क्वायर कर दिया, और जो भी आया उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया, ठीक है। इसमें इसका भी सबका निकाल लिया, इन सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपका वेरिएंस आ जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया था। सेम प्रोसीजर है, बस ये अलग है, बी का निकाल रहे हैं, इसको ऐड करा, वेरिएंस आ गया। अब इसको अंडर रूट करेंगे तो सिंपल से 5 आ जाएगा, 5% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मतलब रिस्क आपका 5% आ गया, ठीक है। इसी में आपको ये पूछ लिया जाता है कि रिटर्न, मतलब ये पूछ लिया जाता है कि रिटर्न और रिस्क दिया होता है उसका पोर्टफोलियो को, आपसे पूछा होता है रिटर्न और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बताओ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में चीज़ दी हुई थी कि दोनों में क्या, ये तो आपने कर लिया, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपसे ये पूछा हुआ सेकंड पार्ट में ये पूछा हुआ है कि रिस्क और रिटर्न पोर्टफोलियो में इतना इतना है, मतलब हमने 75% अपना पैसा लगा रखा है ए में और 25% हमने बचा हुआ लगा रखा बी में। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है भाई कितना किस में पैसा कितना लगाया हुआ है, ठीक है। इससे आप पता कर पाओगे कितना हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो मतलब कंबाइन होकर बनता है ना, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में हमारे पास कितना क्या है, कितना क्या आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है कि मतलब मेरे को पूरे पोर्टफोलियो, जो मेरा पूरा पोर्टफोलियो 100%, उसमें कितना रिटर्न मिला। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको ये पता होनी चाहिए, रिटर्न आपने निकाल लिया, ई आर ये निकाल लिया आपने, ई आर ए का है, ई आर बी का है, आपको ये पता है ना, आपने यहाँ निकाला हुआ है, बी का ये रहा, ई आर ए का ये रहा, तो ये लगा लो ये रिटर्न है आपके पास।
कितना रिटर्न दिया उससे आप वो निकाल सकते हो ना। मतलब 75% को आप वापस सिर्फ डेसिमल में कर लिया 100 से डिवाइड करके, ठीक है। आपने कर लिया मेरी 75% ऑफ मनी ने मेरे को इतना रिटर्न दिया, मेरे बचे हुए 25% मनी ने हमको 15% रिटर्न दिया, ठीक है। दोनों कंबाइन करा तो आपको एक कंबाइनली पता लग गया मेरे पूरे पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया। क्योंकि मेरे को पहले पता था कि मेरी ए सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी नंबर ए है, उसने भाई 15% 2 का इंटरेस्ट दिया, ठीक है। मेरी सिक्योरिटी नंबर 2 है, उसने भाई 15% का रिटर्न दिया। अब हमसे पूछा जाए दोनों ने कंबाइन करके कितना दिया, मतलब दोनों कंबाइन करके आपके पोर्टफोलियो बन जाएगा। आपके पास 2 शेयर हैं, ठीक है। एक शेयर ने 10% दिया, एक शेयर ने 20% दिया। आपसे पूछा जाए आपके पूरे पोर्टफोलियो ने कितने दिया, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो के अंदर 2 शेयर हैं। अब पूछा गया कि आपके पूरी पोर्टफोलियो का रिटर्न एक निकालने दोनों को कंबाइन करके तो आपको कितना रिटर्न बनेगा। तो आपको वही चीज़ यहाँ पर निकाली हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, मैं दोनों को तो पता होना चाहिए दोनों में कितना पैसा लगाया और दोनों में से कितना कितना इंटरेस्ट दोनों में से मिला है। तो इसमें यही करा है, आपको बताया होता है 75% आपने ए में लगा हुआ है, 25% आपने बी में लगाया हुआ है। तो इसमें क्या करा है, इसमें यही करा हुआ है। 75% को उसमें निकाल लिया, उसको कर दिया मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। और 25% को करके मल्टीप्लाई कर दिया इससे। मतलब हमने 75% अपना पैसा इसमें लगा रखा था और इस पर हमको इतना इंटरेस्ट मिला। 25% आपने पैसे इसमें लगा रखा है, इसमें इतना इंटरेस्ट मिला। तुमको ओवरऑल वैल्यू मिल गई कि 15.15 आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला है पूरे पोर्टफोलियो पे। आपको ये मिल गया, आपका एक क्वेश्चन तो कंप्लीट होगा, आपको रिटर्न मिल गया। आपको रिस्क निकालना है, रिस्क किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं, ठीक है। वापस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वेरिएंस निकालते हैं और फिर उसको अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आपको मैंने ऊपर बताया था, इसका फॉर्मूला पढ़ लो आप। इसका फॉर्मूला है ना, ऊपर तो आपने क्या करता, इसको सीधे से मल्टीप्लाई करा, आपका ये आ गया, ठीक है। मतलब कितना पैसा 75% लगाया हुआ था उसको मल्टीप्लाई करा इससे, रिटर्न से आ गया। इसको 25% पैसा आपने लगाया था, कितना रिटर्न आया था इस पर 15%, तो आपने निकाला, ये आ गया। इसमें क्या करना होता है ना, इसमें इसका स्क्वायर करना होता है। रिटर्न दिया हुआ है ना, इसको इसमें स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो इससे 6.9। रिस्क से, रिस्क क्या कहते हैं, वेरिएंस। आपको बता रहा हूँ वेरिएंस कहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिएंस ये रहा आपका, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पहले बता रहा, पहले वेरिएंस निकालते हैं, फिर वेरिएंस को ही अंडर रूट करके आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो पहले आप वेरिएंस निकालोगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए आपने कितना पैसा किस में इन्वेस्ट करा है। तो पहली वाली सिक्योरिटी जो ए नंबर सिक्योरिटी है उसमें आपने 75% पैसा इन्वेस्ट करा है, जैसे मैंने बताया आपको। उसका स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला ए, ठीक है। जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है पहले उसमें, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, उसका जितना वेरिएंस आया था, वेरिएंस 6.96 था ए वाली का। आपको मैंने दिखाया ना अभी, ए वाली का ये थोड़ा आपको देखा होगा, वेरिएंस ये आया, इसको इसका वेरिएंस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वेरिएंस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएंस इसका 25 आया था, मैंने ऊपर बताया था, देख सकते हैं 25 ये रहा। बी वाली का वेरिएंस ये था, तो बी वाली का वेरिएंस को मल्टीप्लाई करते किसके साथ, कितना पैसा इन्वेस्ट करा था उसके स्क्वायर के साथ। समझ रहे हो, फॉर्मूला होता है, बस आपको इससे कॉम्प्लिकेट लग रहा हो तो आपको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। बाकी चीज़ सिंपल है, ठीक है। पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के लिए क्या स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चाहिए होता है वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस आप क्वेश्चन में आपने अभी निकाला था, ऊपर जाके वेरिएंस ए का वेरिएंस ये आया था, बी का वेरिएंस ये आया था। तो वही बात है, ए में हमने 75% इन्वेस्ट करा हुआ है, तो 75% इंटरेस्ट करा हुआ है, तो इसको डेसिमल में निकाल दो, उसका कर दो होल स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद पहले तो ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए के वेरिएंस से, ठीक है। फिर सेकंड में मैंने इन्वेस्ट करा हुआ उसको स्क्वायर निकाल के उसको बी के वेरिएंस से इन्वेस्ट मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को करके आपको वेरिएंस आ गई, दोनों की वेरिएंस, ठीक है। पोर्टफोलियो वेरिएंस से कहते हैं, पर हमको तो रिस्क चाहिए। रिस्क क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन बनाने के लिए करना होता है, इसको अंडर रूट कर दो। अब बस ये वैल्यू करा हुआ अंडर रूट, इसको अंडर रूट करा, आपका ये आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब आपसे जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन छुड़वाया था, आपको बोला था इन्फ्लेशन वाला छोड़ दो अभी, कि इन्फ्लेशन वाला जो भी आपका दिया हुआ है ना उसको अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन यहाँ पे काम आएगा आपका, ठीक है। वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा आपका, ठीक है। क्या फॉर्मूला क्या होता है, आपको ऐसे दिया हुआ है, आपको लगा लो, आपने कहा कि मेरी पोर्टफोलियो में मेरे को कह लो रिटर्न मेरे को मिला है पूरे, मतलब 5 साल है मेरे को इंटरेस्ट मिला है, मतलब किसी चीज़ में रिटर्न मिला है 50% का, ठीक है, 50% का। पर वो 5 साल बाद जाके भाई इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया होगा, तो वो आपके लिए 50% नहीं होगा, वो समझ रहे हो। आपके लिए जो वैल्यू आज 1 लाख रुपए की वैल्यू आपके दिमाग में आज जो है मार्केट में, जो 1 लाख की वैल्यू आज है, आज से 5 साल बाद क्या वो वैल्यू होगी, नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन लग चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो ऐसे ही होता है, आप 5 साल बाद आज से जाके कहोगे मैंने 50% का इंटरेस्ट कमाया, रिटर्न कमाया, तो आज से 5 साल बाद भाई उसकी वैल्यू थोड़ी 50% ही होगी, समझ रहे हो। कोई इन्फ्लेशन आ गया, वो आपसे क्वेश्चन में लिखा हो कि इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करो। आप ये पता करो आज से 5 साल बाद आपके लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा। आज तो आप मानते रहो, आज से 5 साल बाद आप मान लो मेरे को 50% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आज आपके लिए 50% रिटर्न है कि आज आप समझ रहे हो कि मेरे को 50% इंटरेस्ट मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। पर आज से 5 साल बाद क्या 50% की वैल्यू 50% होगी, समझ के देखो। 1 लाख की वैल्यू 1 लाख आज आपके लिए है, कि आप कहोगे मैं 1 साल बाद मतलब 5 साल बाद 1 लाख रुपये कमा लूँगा, तो आपके लिए 1 लाख की वैल्यू आज 1 लाख है, ठीक है। पर आज से 5 साल बाद जब आपके हाथ में 1 लाख रुपये आएंगे, क्या 1 लाख की वैल्यू वो होगी, नहीं होगी, क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, वैल्यू गिर जाती है चीज़ों की, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि आपने रिटर्न तो कमा लिया,
पर ये पता करो कि आगे जाके जब इन्फ्लेशन लग जाएगा तो फिर एक्चुअल रिटर्न कितना बना आपका। आप कह तो रहे 50% आपने कमा लिया, पर आज से 5 साल बाद वो 50% की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका होगा। तो बस यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको पहले नॉमिनल रिटर्न निकाल लेना है, ठीक है। नॉमिनल रिटर्न क्या होता है, 1 प्लस फॉर्मूला इसका ये होता है 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन, और दोनों को सॉल्व करने के बाद 1 से माइनस कर देना, मतलब 1 माइनस कर देना उसके अंदर से। तो बस यही होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आपको कि देख सकते हैं आप 1 में से माइनस कर दिया, ये आप कहोगे अब ये कहाँ से आया, 15.15 कहाँ से आया, मतलब 15 कहाँ से आया, ठीक है। सिंपल बताऊँ, 1 तो इसमें ऐड करा हुआ है, ठीक है। 1 ऐड करके लिखी हुई है वैल्यू, ये पूरी वैल्यू ये है, 1 ऐड करी हुई है। तो आप सीधा लगा लो 0.1515 वैल्यू ये कहाँ से आई, तो आपने ऊपर निकाली थी ना अभी, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोला है आपने, ऊपर कमाया बना ये निकाला नहीं है एक्सपेक्टेड रिटर्न। बस यही है सारी चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा था इसमें पूरा चैप्टर कवर है। आप बस एक क्वेश्चन ये समझ लो ना, तो भी आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। मुझे पता है काफ़ी कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको इस समय, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नहीं आ रहा है, आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा। पर भाई मैं कहूँगा थोड़ा सा पेशेंस लो, थोड़ा सा सांस लो, लंबी सांस लेके थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट है आप, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सब्जेक्ट ले लिया है तो पढ़ना पड़ेगा, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस लगा के, थोड़ा सा मतलब कंबाइन करके मत समझो सारी चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा समझो। पहले एक पार्ट समझाया मैंने, एक पार्ट को 2-4 बार देख लो, वो समझ आ गया। फिर सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड वाले पार्ट को 2-4 बार देखो, फिर समझ आएगी ऐसी चीज़ें, ठीक है। वरना पहली बार में समझ आने वाली चीज़ें है नहीं, ठीक है। आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले थे 15.15, ठीक है। यही काम यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है। आपको काम यहाँ पर आएगा ये इन्फ्लेशन निकालने में, ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने में। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो क्या था, नॉमिनल रिटर्न जिसे कहते हैं, वो क्या था, समझ रहे हैं। नॉमिनल रिटर्न आपको ऊपर मैंने निकाला कि ये रहा आपका नॉमिनल रिटर्न, ठीक है। इसमें 1 प्लस करोगे, पहले डेसिमल हटाना, वो परसेंटेज हटाना होता है, मैंने पहले बताया था। परसेंटेज हटाने 100 से डिवाइड करा तो वैल्यू आ जाएगी 0.1515, उसमें 1 ऐड करोगे तो आपकी आ जाएगी 1.1515, ठीक है। और इन्फ्लेशन की जो रेट दिया हुआ है आपको 5% का आप परसेंटेज हटाओगे तो वैल्यू आएगी 0.05, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.05, ठीक है। ठीक है, आप अपने आप छोटा समझोगे ना, समझ आ जाएगी चीज़ें, काफ़ी बेसिक चीज़ें। इसको सॉल्व कर दोगे आप, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकालने के बाद उसको 1 से माइनस कर देना, आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये लिख के आ जाए, उसको परसेंटेज में निकाल दो, ऐसे लिख के आ जाओ, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लिकेट लग रही होगी पर बार बार देखना आ जाएगा, ठीक है। आपको निकालना कैसे है, आपको निकालने को ऐसे नहीं कहा हुआ है तो इसका दिया होगा, सीधी वैल्यू दी होगी, नॉमिनल वैल्यू की दी होगी, तो आपको टेंशन लेंगे दिक्कत ही नहीं है। 1 में प्लस करो नॉमिनल की वैल्यू, 1 में प्लस करो इन्फ्लेशन की वैल्यू, इनको सॉल्व करने के बाद डिवाइड करने के बाद उसमें से 1 माइनस कर दो। अगर नहीं दिए तो आपको ऊपर जाके ये निकालना पड़ेगा, ऊपर जाके निकालने के बाद आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया अपना। इसको निकालने के बाद आपको इसको डेसिमल में कर लेना पहले आपको पास, तो उसको आएगा 0.1515, उसमें 1 ऐड कर दो, ये आ गया। इन्फ्लेशन का ये दिया हुआ है 0.1, मतलब 5% दिया हुआ है, 5% को आपने डेसिमल में करा तो 0.05 आया, उसमें 1 ऐड करा तो कहीं आ गया। दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी इसमें से 1 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब अब आप थ्योरी है, आपको मतलब आपकी लगा लो आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर, जितने मेरे से हो सके भाई मैंने करा दिए, ठीक है। काफ़ी न्यूमेरिकल ऐसे भी हैं बहुत हार्ड है, मतलब मैंने मोस्टली लगा लो 100% में से मतलब 75% न्यूमेरिकल आपको करा दिए, 25% मैंने वो छोड़े हैं जिसमें आप टाइम मत मारना, क्योंकि पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है, ठीक है। आगे जाके आपको और भी दिक्कत आ जाएगी अगर आप पूरा पढ़ने चलोगे तो, क्योंकि वही बात होती है, जो सब कुछ करने चलता है वो एंड में कुछ नहीं कर पाता, तो वही बात होती है। तो आप 25% जो चीज़ है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी हार्ड चीज़ भी है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेट भी है, अगर आप वो करने चले तो आप ऊपर का ही भूल जाएंगे। तो इससे बढ़िया आप 75% चीज़ कर लो, 100% करने से बढ़िया तो यही चीज़ है, क्योंकि आप 100% करने चलोगे आप पीछे का ही भूल जाओगे, ठीक है। कोई काफ़ी सिमिलर चीज़ें आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, ठीक है। और ये थ्योरी है, कुछ आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हो कि एग्जाम टाइम बिल्कुल नियर आ गया, अब आप याद ही कर लो इसको यार, क्या आप समझने बैठोगे, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका कि मार्कोटिस थ्योरी है, मार्कोटिस मॉडल है, उसके बारे में बताओ। तो मॉडल बता दिया मैंने क्या होता है, क्या मॉडल बोलता है। फिर माल्किल थ्योरी होती है, ठीक है, और इसके बारे में लिखा हो क्या थ्योरी बोलती है, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है वो तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, सिंपली ये कह लो। सिस्टमेटिक मतलब वो सिस्टम से चलता है, आपके रिलेट में नहीं है। वो सिस्टम से क्या चीज़ चलती है, सिस्टम से वो चीज़ चलती है तो चलेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम वो एलवी यादव वाला नहीं कर रहा मैं, सिस्टम जो गवर्नमेंट का होता है वो, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, तो समझ सकते हैं आप। सिस्टमेटिक रिटर्न वो होता है जो सिस्टमेटिक चलता है, उसमें आपका लेना देना कुछ नहीं है। और अनसिस्टमेटिक रिटर्न वो होता है जिस वो आपके कंट्रोल में है। सिस्टमेटिक रिस्क का आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो आप कह लो कि आप
कह सकते हो कि भाई हाँ, रिस्क मैं कम करने के लिए भाई अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स कर सकता हूँ, सही जगह पैसा लगा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल में है, आपने सब कुछ करा हुआ है, तो ये आपने अपनी तरफ से कंट्रोल करा। पर कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, जैसे लगा लो एकदम से गवर्नमेंट ने कोई चीज़ कह दी, भाई अब आज स्टॉक मार्केट बंद है, मतलब आज ये कर देंगे, पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे, तो क्या हुआ उसमें, समझ रहे हो, एकदम से क्रैश कर जाएगा मार्केट कहीं का, तो वहाँ करेगा या हमारा करेगा, समझ रहे हो, ऐसा हो जाता है। तो ये आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ें आपके बॉन्ड के प्राइस को, शेयर के प्राइस को, मतलब इक्विटी शेयर किसी के प्राइस को फ्लक्चुएट करती है, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सिस्टमेटिक रिस्क होता है आपके लिए। और जो रिस्क आप कंट्रोल में, आप कंट्रोल में क्या है, आप भाई जैसे आपकी कंपनी शेयर इशू कर रखी है आपकी कंपनी ने, ठीक है, तो शेयर की वैल्यू अच्छी बनाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, अच्छा रिटर्न अपना निकाल के दे सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को, अच्छी वैल्यू बना सकते हो कस्टमर के बीच में। तो ये सारी अनसिस्टमेटिक रिस्क है, इससे आप अपना रिस्क कम कर सकते हो। ये आपके हाथ में, तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, ठीक है, ये आपके हाथ में, जो आप कम ज़्यादा इसको रिस्क कर सकते हो। पर सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो आपके हाथ में नहीं है, आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर रखा है, अब आपके हाथ में नहीं है, अब आपको सिस्टमेटिक रिस्क आपको इफेक्ट करना होगा, तो वो अपने आप कर जाएगा। एकदम से कुछ भी होना होगा, एकदम से क्राइसिस आ जाएगा, एकदम से आरबीआई कह देगा 500,000 का नोट डिमोनेटाइज कर देते हैं, ठीक है, एकदम से कुछ भी हो जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। वो रिस्क, जो रिस्क आपके हाथ में नहीं है वो सिस्टमेटिक रिस्क होता है। जो रिस्क आपके हाथ में, जिसको आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हो, वो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है जैसे कि सिस्टमेटिक रिस्क ये होता है, इन्फ्लेशन वगैरह है, ये आपके हाथ में नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर वगैरह, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ये आपके हाथ में नहीं है, और ये रिस्क होता है एक इन्वेस्टर के लिए। रिस्क है भाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये रिस्क है भाई, आपके हाथ में नहीं है, तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, ठीक है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क वही होता है, मैंने बताया जो कंपनी के हाथ में होता है कि फायर लग गई, मतलब आग लग गई, प्रोडक्ट अच्छा नहीं चला, कंपनी बैंकरप्ट होगी, ये कंपनी के हाथ में, ये रिस्क कंपनी के हाथ में था, तो उसको अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ थ्योरी होती है कंप्लीट और न्यूमेरिकल भी होते हैं कंप्लीट, जितने मेरे से हो सके, जितने मेरे को लगा भाई देखो मेरे को कहीं कुछ नहीं मिला था। अब आप कहोगे भैया आपने कहाँ से पढ़ा है, आप ही क्वेश्चन आया नहीं वीडियो से, भाई उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। मैंने पूरा ट्राई करा है पूरी बुक कंप्लीट कराने का आपको, क्योंकि भाई इसके बारे में मेरे को कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं, और एग्जाम में तो क्या था, मेरे को बाहर से कंटेंट मिल जाता था भाई कहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो मैं निकाल के क्वेश्चन आपको करा सकता था। पर यहाँ पे कुछ भी नहीं पता था मेरे को भाई क्या आएगा, कोई किसी को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो को डिमांड भी कर रहे थे लोग, भैया बनाओ, बनानी तो थी, आप मांग रहे थे, पर मैं क्या करूँ, उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन कहीं से है ही, तो मैंने बना तो दिया वीडियो। अब मैं जितना हो सका भाई मैंने कर दिया अपनी तरफ से। मेनली बात तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले आप थ्योरी पूरी अच्छे से चाट लो, पूरी अच्छी थ्योरी कंप्लीट कर लो, क्योंकि भाई थ्योरी आपको वो होती है, एक सेवियर होती है, ठीक है। थ्योरी में तो आएगा ना, अगर न्यूमेरिकल नहीं आए, थ्योरी तो आप इतना कर लोगे ना कि भाई थ्योरी से आप पास हो जाओ, ठीक है। पहले मैं कहूँगा पूरी जितनी भी थ्योरी आपसे हो सकती है पूरी थ्योरी कर लो, ठीक है। पूरी थ्योरी करने के बाद फिर न्यूमेरिकल पे लगना करने के लिए, ठीक है, फिर ट्राई करना थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करने का, ताकि आप पास हो जाओ। आपको थ्योरी करे पास होने में पुश, ठीक है। और आपको जो न्यूमेरिकल वगैरह है वो आपको थोड़ा सा मतलब लगा लो, न्यूमेरिकल वगैरह आपको बिल्कुल पास ही मार्क्स दिला दे एंड में जाके, लगा लो 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, तो आपको थ्योरी आपको 20-25 मार्क्स दिला दे, और थ्योरी बस वो मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको पुश कर दे पास होने के लिए, बस वो होता है, ठीक है। बाकी आपको अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट में मेरा कमेंट पिन मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और इस PDF के अंदर भाई दोनों चीज़ होंगी, आपकी जो क्या कहते हैं वो आपका क्या होता है, वो आपकी थ्योरी भी होगी इस PDF के अंदर, आपके न्यूमेरिकल भी होंगे इस PDF में। दोनों वीडियो की जो PDF है उनको कंबाइन करके आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं आप, उस कमेंट पिन करा हुआ वहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको Gmail ID मैंने दी है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए और भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बता दूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स भी लाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, आगे जाने के लिए। और वर्क फ्रॉम होम की भी अपडेट्स में लाने वाला हूँ, जब कॉलेज के बाद भी काम आएगी। तो सिर्फ एग्जाम के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो आप आगे में मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए।